ओके। तो हेलो एवरीवन। तो आज हम मोशन जो फिजिक्स में 9th में आता है, जो टॉपिक है, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर एनसीईआरटी में पूरा आर्टिकल बाय आर्टिकल पूरा थ्योरी पढ़ने से पहले जो उसका पूरा क्रक्स है, जो एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, पहले मैं वो समझा दूंगा पूरी चीज, सारी चीजें। फिर हम टेक्स्ट बुक में भी मैं एक बार तुम्हें दिखा दूंगा सबको कि कैसे, कहाँ पे क्या चीज दी हुई है। ठीक है। तो मोशन के बारे में जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, या फिर हम बोलते हैं कि ए बॉडी इज इन मोशन, वो हम कब बोलते हैं? इसको बोलने के लिए हमको, मोशन को स्टडी करने के लिए एक चीज चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी न किसी के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि कोई बॉडी मूव कर रही है। ठीक है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, मतलब हम हमारे लेटर से फादर मदर के साथ ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, तो हमारे फादर और मदर हमारे रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। बट अगर ग्राउंड पे बैठा हुआ कोई आदमी ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में फादर मदर मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि मोशन सबसे पहले इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस चीज को बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो चीजें होती हैं। एक होता है ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट है, पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू विच मोशन इज बीइंग ऑब्जर्व। जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। जैसे कि अगर हम मोशन को देखते हैं तो हमारी आंखें हमारे लिए ओरिजिन है, हमारे रेस्पेक्ट में सारी चीजें देखी जा रही है। तो जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। और नेक्स्ट एक और चीज हमको चाहिए होती है टाइम, कि जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है उसको टाइम का सेंस होना चाहिए। तो हम किसी बॉडी को मोशन में कब बोलेंगे? कि टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसी की पोजीशन चेंज हो गई तो हम उसको बोलेंगे कि बॉडी मूव कर रही है। तो पहली बात हम यहां से क्या लिख सकते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if position position of an object is changing with respect to time, with respect to time when observed by observer। तो जो ऑब्जर्वर है और जो टाइम का सेंस है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कभी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है मैंने अभी बताया। ओरिजिन और टाइम, टाइम का सेंस होना चाहिए, और जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम ओरिजिन की तरफ मान सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि मोशन को ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन और टाइम होंगे। ठीक है। फिर बात आती है कि जो पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि लेटस से हम यहाँ पे खड़े हैं और एक कार को देख रहे हैं, तो कार की दूरी हमसे, लेटस से हमारी घड़ी में, हमारे पास एक वॉच है और उस घड़ी में 10 बजे हुए हैं, 10 AM। उस टाइम पे कार की पोजीशन है 100 मीटर, और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि कार की पोजीशन चेंज हो गई। जब 10:05 हुआ तो कार की पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट में चेंज होके 100 के बजाय 150 मीटर हो गई। तो हम देख सकते हैं कि हमारे रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज हुई। इसका मतलब क्या कि हम ये बोलेंगे कि कार मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि हमने वॉच में देखा, हमको टाइम का सेंस था, और टाइम के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि कार की पोजीशन चेंज हुई। तो हम जो है वो ओरिजिन की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक पार्ट है, और हमारे पास टाइम था, तो दोनों को मिला के एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, जिससे कि हम मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा कि मोशन कब होता है और कब हम किसी बॉडी को मोशन में बोलते हैं, कि बॉडी सेट टू बी मूविंग, ये कंडीशन कब ट्रू होती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब हम मोशन के बाद ये बात समझ गए, फिर एक टर्म आता है स्पीड, कि व्हाट इज स्पीड। ओके, स्पीड क्या चीज है? तो स्पीड, हम
ये ह्यूमन नेचर है, हमारी टेंडेंसी सदियों से चली आई है कि हम जब भी कोई नई चीज देखते हैं तो हमको ये बात में इंटरेस्ट होता है कि वो चीज कितनी जल्दी हो रही है या कितना लेट हो रही है। जैसे कि मान लो हमको कोई बोले कि जैसे हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस होगी, हम सक्सेसफुल बनेंगे, तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड रहेंगे कि हम कितनी जल्दी। अभी सर अभी हाँ ये साइक्लोन आया हुआ है ना, इसको भी हम बोल रहे हैं कितना स्पीड पे आ रहा है, ऐसा है हाँ ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई भी इवेंट होता है तो हमको इस बात पे इंटरेस्ट रहता है हमेशा कि कितना फास्ट वो चीज हो रही है। तो रेट में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि हमको इंटरेस्ट है कि भाई हमारे एग्जाम कितनी जल्दी आएंगे, कितनी जल्दी हम बीएड पास करेंगे, ये भी इंटरेस्ट है। तो किसी भी इवेंट में रेट में बहुत इंटरेस्ट हो, तो अब जब हमने बोला कि बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी का मूवमेंट किस रेट से हो रहा है, तो व्हाट इज स्पीड? इट इज rate of change of position of particle, rate of change of position of particle, इस चीज को हम बोलते हैं स्पीड, कि बॉडी का रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, और जैसे कि मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल यहां था, तो उसकी पहले दूरी कितनी थी, x1 दूरी थी t1 टाइम पे, और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो गई, x2 हो गई। तो हम बोलेंगे कि t इज इक्वल टू t1 टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या थी, x1 थी। t इज इक्वल टू t2 टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या थी, x2 थी। तो व्हाट विल बी स्पीड? स्पीड विल बी नथिंग बट डेल्टा x बाई डेल्टा t, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है जिसको हम सब लोग जानते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप एक स्मॉल डाउट सर, डाउट बोलो नहीं, बोलो एक बोलिए रिक्वेस्ट बोलिए है बोलिए। कि डेल्टा हमको, वो तो फिजिक्स लोगों को, साइंस बिल्कुल, लोगों को पता मैं बताने वाला था। डेल्टा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक डेल्टा को थैंक मैं यू, एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा थैंक यू सर। जो ऑपरेटर है ये मैथमेटिकल एक ऑपरेटर है, इसमें कुछ देख के डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तो डिफरेंस लेने के लिए साइंस में 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं, बट इतना ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर भी अगर कोई जानना चाहे तो डेल्टा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज डेल, एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेल्टा, डी, डेल और डाउ ये होते हैं। पर ठीक है, हमारा कोर्स में अभी हमको सिंपल जो समझना है वो डेल्टा ही समझना है। डेल्टा मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं डिफरेंस, किसी भी चीज का डिफरेंस उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं कि x में जो डिफरेंस हुआ, x की फाइनल वैल्यू, x की इनिशियल वैल्यू, तो उन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो डेल्टा हो गया हमारा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि x2 माइनस x1 ये डेल्टा x, डेल्टा t क्या हो गया, t2 माइनस t1। ठीक है, तो दिस स्पीड इज व्हाट डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये हमको पता चल गया। अब फॉर एन एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि 100 है और बाद में 150 है। ठीक है, तो हम मान लो बोल देते हैं कि x1 100 था 100 मीटर, और x2 था बाद में 150 मीटर कार की पोजीशन, और t1 की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि t1 टाइम था 10 बजे और t2 टाइम था 10:05। तो हम यहाँ पे इस हिसाब से स्पीड के फॉर्मूले में डालेंगे अगर, तो 150 मीटर माइनस 100 मीटर, ये हमारा चेंज इन पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, कि पोजीशन कितनी चेंज हुई और टाइम कितना लगा, तो वो हम देख सकते हैं कि 10:05 में से 10:0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिनट आएगा। यूनिट का हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर वाला हमने मीटर में लिया है तो ऊपर आ जाएगा 50 मीटर और नीचे हमको दिख रहा है 5 मिनट्स। ठीक है, तो मीटर पर मिनट में स्पीड आ रही है, स्पीड आ गई हमारी 10 मीटर पर मिनट। आई होप सबको क्लियर होगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो हम डेली लाइफ में भी देखते ही हैं कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम, और उसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे चेंज इन पोजीशन से देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड की जो बात आ गई कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड अच्छा यूनिट अगर चेंज करनी है तो 1 मिनट हमारा जो होता है वो होता है 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो 10 मीटर तो ठीक है, मिनट को हम मिनट को क्या लिख देंगे, 60 सेकेंड्स लिख देंगे। तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, 1/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ कि स्पीड हम कैसे नापते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्पीड के बाद अगर हम देखें, एक टर्म होता है कि हम डिस्टेंस किसी चीज को बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस किस चीज को बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट किस चीज को बोलते हैं वो थोड़ा हम समझेंगे। होता क्या है कि अगर कोई इंसान, लेटर से हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं, एक इंसान यहां से, ये इसका होम था और ये लेटर से उसका कॉलेज है।
और दोनों के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, ठीक है। अब एक इंसान यहाँ से गया, अपने घर से कॉलेज गया, ठीक है, और कॉलेज गया और देखा कि कॉलेज बंद है, वापस आ गया लेटर से, और इस पूरे प्रोसेस में उसको टाइम जो लगा वो लगा 2 आवर, 1 आवर जाने का और 1 आवर आने का। तो अगर हम ये बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस बेसिकली होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कि कितना टोटल पाथ ट्रेवल हुआ, वो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। बट इसी के बजाय हम मैं साथ साथ में बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस में अभी प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था, मेरे को ज्यादा तो नहीं मिले बट 3 प्रीवियस ईयर पेपर मिले, तो उनके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताइए, कुछ 3 या कुछ मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, बट अब जैसे कि इस केस में जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल रास्ता उसने कितना कवर किया, पहले वो होम घर से कॉलेज गया और कॉलेज से वापस घर आया, तो 2 किलोमीटर जाने का और 2 किलोमीटर आने का, टोटल 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, ये जो हमारा होता है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, सॉरी मुझे आदत थोड़ा ऐसे ही, हाँ। तो दो डिस्टेंस अगर हमने इस केस में देखें, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्योंकि ये सेम है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो जहां पे था फाइनल भी वहीं पे है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि डेल्टा एक्स उसका 0 है, तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन चेंज नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस अगर हम डायरेक्टली लेंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा सबको। तो इस केस में वो 0 है। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, हो सकता है कि इससे समझ में कम आया हो। जैसे कि अगर कोई इंसान है, वो एक सर्कल में ट्रेवल करता है ऐसा, और उस सर्कल की रेडियस दी हुई है 7 मीटर, और वो एक ए है और ए से बी पाथ में जाता है, तो इसमें जो उसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमको पता है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसका ये आधा है, तो 2 पाई आर बाई 2 दैट इज पाई आर, और पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 22/7, आर लिया है मैंने 7, तो 22 मीटर हो गया। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया, 22 मीटर। बट इसी केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि हम इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे और उनको सीधा ज्वाइन कर देंगे। इसमें हम रास्ता नहीं देखेंगे कि क्या रास्ता आपने लिया। हेलो, यस मैम। Yeah, got it, sir. Very well explained. थैंक यू मैम। तो देखिए कि इनिशियल से फाइनल को हमने सीधा ज्वाइन कर दिया, तो वो मुझे इस केस में डिस्टेंस दिख रहा है 2r, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस केस में 2r हो गई, तो वो हो गया 2 × 7 दैट इज 14 मीटर। तो यहाँ पे हमको क्लियर पता चलता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, और एक और चीज होती है जो फिजिक्स में, अब देखिए वैसे तो पूरा फिजिक्स बेसिक से पढ़े तो हम पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Sorry, before we move from the topic, so displacement समझने के लिए पूछ रही हूँ। So it's like a path of the light. So light ऐसा straight line जाता है ना कभी, light always travels in straight. So वेरी गुड, displacement वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, आपने So बिल्कुल सही बोला। इसको हम छोटे बच्चों को इस तरह सिखा सकते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें ही काफी मैटर करती है। अब एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 11th 12th वाले बच्चों को बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें स्किप हो जाती हैं जो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कि जैसे कि अगर हम किसी इसको बहुत ही आसान भाषा में कैसे बोलेंगे, तो आपने जो बिल्कुल बोला बिल्कुल सही है, कि जैसे लाइट ट्रेवल करती है तो आप इनिशियल और फाइनल को सीधा वहां से लाइट भेज दीजिए, तो वो जो स्ट्रेट पाथ है, तो वो स्ट्रेट जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यही बोलना चाह रहे हैं आप?
सही है सर, सही है, वही हाँ वही। बिल्कुल So बिल्कुल बिल्कुल it has हाँ to be understood that always displacement should be measured. The only the difference between the positions straight line में कि यस किसी यस भी कैसा भी गया तो भी it is unnecessary for calculating displacement. सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। पाथ में हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है डिस्प्लेसमेंट में। वी हैव टू जस्ट जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वाया स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हाँ, अब मैं एक बात कर डिफरेंस के और पॉइंट्स की बात कर रहा था कि इनमें डिफरेंस के और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जैसे कि अब मुझे नहीं पता कि जो साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो सबको पता होगा कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, बट जो नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटीज, देखो जो भी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में जिनसे हम डील करते हैं, जैसे कि क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि अगर हम बोलें कि गुस्सा, एंगर, दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम उसको नाप नहीं सकते, दैट इज नॉट मेजरेबल साइंटिफिकली। तो पर हाँ, अगर हम बोले लेंथ, इसको हम नाप सकते हैं, हमने यूनिट्स डिफाइन की हुई है। मास नाप सकते हैं, फोर्स नाप सकते हैं। सो दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ होती हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो जिन क्वांटिटी की ओनली वैल्यू होती है उनको हम बोलते हैं स्केलर। और जिन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई पूछे सर ऐसा क्यों, तो इसका कारण ये है कि जैसा कि अभी आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, इसको एक बार और चलो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी आदमी ने ऐसा पाथ फॉलो किया, ये यहाँ ए से स्टार्ट किया और बी तक ऐसे घूम घूम के जा रहा है वो। ठीक है, तो ये जो पाथ है, पाथ में कुछ नहीं है, इस पूरे का तुम्हें एडिशन करना पड़ेगा, पूरे पाथ को जोड़ना पड़ेगा, नापना पड़ेगा कि कितना पाथ है। बट डिस्प्लेसमेंट में तुम इसकी तरफ डायरेक्ट करोगे स्ट्रेट लाइन, जैसा आप लाइट से समझा रहे थे, वो एक ही बात है कि यहाँ से इसको हमने इससे ज्वाइन किया और स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया, तो ये जो डायरेक्शन भी दिख हो गई इसकी, और इसकी डायरेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये वेक्टर है। बट जो स्केलर होती है क्वांटिटीज, वो उनकी डायरेक्शन नहीं होती, उनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि स्केलर का एग्जांपल जैसे हम बात करें टाइम, तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम तो सिंपल 5 आवर्स 2 आवर्स 2 मिनट्स, कितना भी टाइम का मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। हेलो सर Yes, sir. हाँ डाउट है हाँ मेरा। हम्म तो डिस्टेंस तो स्केलर है, वो समझ आ रहा है मुझे, बिकॉज व्हेन वी से वी हैव वॉक्ड 2 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर्स ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते 2 किलोमीटर्स नॉर्थ 2 किलोमीटर्स साउथ, ऐसा नहीं बोलते हैं। सो वो तो समझ आ रहा है मुझे, बट डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्यों है? क्यों? बिकॉज एक भी जाने हैं इसलिए क्यों सर? वो थोड़ा और एक ठीक है, बार ओके ओके, एक्सप्लेन कर सकते? तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसलिए है कि जैसे कि एक्स वाई हम एक कोई प्लेन लेते हैं और इसमें एक पॉइंट है, अब उस पॉइंट से आप मोशन कर रहे हो, तो लेट अस से ओ हमारा ओरिजिन है। अब यहां से हमने ऐसा एक मोशन किया, कुछ डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया, बट उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। किस चीज के लिए? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जानने के लिए। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि जब भी कोई दो पोजीशन के बीच में हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन की एक फिक्स डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन फिक्स क्यों होगी? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स होगी, भले आप वो सब चेंज हो जाएगा, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स है। तो उसका स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन की एक डायरेक्शन फिक्स है, और वो डायरेक्शन ही हमको ये बताती है कि किस डायरेक्शन में हमको मूव करना है। इसको एक और तरीके से इस तरह समझा सकता है कि जैसे कि हम मिसाइल छोड़ रहे हैं, मान लो हमने एक मिसाइल छोड़ी, तो मिसाइल को किस पॉइंट पे जाके टकराना है, और उसकी पूरी कैलकुलेशन, जो बैलिस्टिक कैलकुलेशंस होती हैं, इन सबको कैलकुलेशन करने के लिए वेक्टर्स का यूज किया जाता है। और वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन का सीधा ज्वाइन करते हुए जो लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, कि एक इनिशियल, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है. I will repeat, sir. You tell me whether I have got it right or wrong. Okay. So मुझे क्या समझ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट समझ आने के लिए एक ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस होना पड़ेगा, दैट मीन्स पोजीशन चेंज होना पड़ेगा. सो पोजीशन चेंज करने के समय डेफिनेटली किस डायरेक्शन पे वो डिस्प्लेस किया था वो समझ आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है तो हमको डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही नहीं है ना. बिल्कुल. सेम जगह पे है ना, है तो खाली वाइब्रेशन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं. सो प्रोबेबली डिस्प्लेसमेंट समझ आने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बिना नहीं होता है. ऐसा है सर? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि पोजीशन चेंज जब होती है तो पोजीशन चेंज किस डायरेक्शन में हो रही है ये मैटर करता है, क्योंकि डायरेक्शन तो इनफाइनाइट पॉसिबल है. तो किस डायरेक्शन में, जैसे कि मान लो हम रास्ते में मार्केट में कहीं खड़े हैं, अब मार्केट में खड़े हैं, मान लो हमको ये डिसाइड होगा पहले से कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो डायरेक्शन हमारा डिसाइड करती है कि भाई हम डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, और डायरेक्शन जब डिसाइड हो जाएगी तो हमारी पोजीशन चेंज होगी, और पोजीशन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. ओके सर. हाँ, अच्छा, अब इसी से जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, यहीं से इसके रिलेटेड आ जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी. क्योंकि अगर हम स्पीड की बात करें तो व्हाट इज स्पीड, जैसा कि अभी हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है. बट वहां पे मैंने सिर्फ इसको एक जनरलाइज डिफाइन किया था, बट अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस देखें तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. बट अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो वेक्टर है. अब ये जो एरो मैं यहाँ बना रहा हूँ, खैर वैसे 9th और 10th में ये एरो नहीं बताते हैं, बट ठीक है, मैं आप चलो मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा. ये बताना, ये डिफरेंशिएट करता है इस बात को कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है. ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और टाइम वही चीज रहेगी. तो बाकी सब कुछ सेम है, वही चीज कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये उसका रेट ऑफ चेंज है और ये उसका रेट ऑफ चेंज है. फिर ये बात हम वापस अगेन बोल सकते हैं सिमिलरली कि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए यहाँ पे स्पीड भी स्केलर है, और डिस्टेंस वेक्टर है, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है. ओके. और यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है. अच्छा, मैं यूनिट बताना भूल गया होता. यहाँ भी इसकी यूनिट मीटर होती है और इसकी यूनिट भी मीटर होती है, क्योंकि कभी भी हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसके बारे में स्केलर है या वेक्टर है, वो क्वांटिटी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और दूसरा उसकी यूनिट क्या है, ये सब जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो ये हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना. ठीक है, क्लियर है? यस सर, थैंक यू. ओके ओके ओके, ठीक है. तो ये तो बेसिक चीजें होगी जो हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं. बस वेलोसिटी थोड़ा हमने अलग देखा, और स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा नया इन्फॉर्मेशन सबको मिला होगा. बाकी सब जानते हैं कि मोशन में स्पीड क्या होता है, क्योंकि डेली लाइफ में भी हम बहुत यूज करते हैं इसको. अब बात आती है कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म. यस यस सर, और एक डिफरेंस हो सकता है, स्पीड 0 और डिस्प्लेसमेंट 0, उसका भी एक पॉइंट हो सकता है सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ. हाँ एग्जैक्टली, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. ये नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है. ये भी डिफरेंस है. बिल्कुल हाँ सही है. तो 3 डिफरेंस हो गए, बहुत अच्छी चीज है. डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. और अगर यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं तो ये चीज और भी देख सकते हैं हम कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा. कभी भी डिस्प्लेसमेंट, देखो शॉर्टेस्ट वर्ड यहाँ लिखा हुआ है और बात भी सही है, ये हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, मतलब डिस्टेंस से या तो ये हमेशा छोटा होगा और या फिर इक्वल होगा, बड़ा नहीं हो सकता. कौन बड़ा नहीं हो सकता? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. एक तो ये पॉइंट भी है, और दूसरा ये कि जो आपने बताया कि ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है. सेम चीज ट्रू यहाँ भी है.
कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि वही बात, जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये दिस अपॉन टाइम है, तो ये कैसे नेगेटिव होगा। बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव इस पे डायरेक्शन को पॉइंट करेगा और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को लेते हैं इसलिए। ठीक है मैडम, ओके यस सर। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, अगला जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम समझते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का, कि हम जैसे कार वाला एग्जांपल से लेते हैं कि एक कार है जिसका हम एक दो कार मूव कर रही है और उन दो कार का हम फोटो खींच रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल में। तो जो फोटो खींच रहे हैं तो फोटो देखो कुछ ऐसी आती है कि मान लेते हैं t इक्वल टू 0 जहां से हमने फोटो खींचना स्टार्ट किया और एक रेगुलर इंटरवल पे फोटो खींच रहे हैं, और पहला फोटो जो कार का आया वो 50 पे आया, दूसरा फोटो उसका आया 100 पे, तीसरा फोटो आया 150 पे, चौथा फोटो आया 200 पे एंड सो ऑन। बट जो दूसरी कार थी जो उसके पैरेलल ही चल रही है, उसका फोटो पहला तो आया 50 पे, बट जो उसका दूसरा फोटो है वो 50 पे नहीं आया, वो 50 से थोड़ा ज्यादा, मान लेते हैं कुछ 100 पे आया, नहीं 100 नहीं 120 पे। ठीक है, ये डिस्टेंस 50 था, अब ये डिस्टेंस चेंज हो गया, फिर अगला जो फोटो देखा तो वो और ज्यादा आगे आया, ये कितना है 70, इसको मान लो हम ले लेते हैं 70 से कुछ ज्यादा ले लेते हैं 210 एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि ये वाली जो कार है, कार ए और कार बी, कार ए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है ड्रेस। जैसे कि हम बोलते हैं कि क्लास में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म का मीन्स है ड्रेस, तो जो भी हमने कोई भी चीज पहनी हुई है वो ड्रेस है, कुछ जिसको हम पहन सकते हैं वो ड्रेस है। बट यूनिफॉर्म मतलब ये है कि कोई ऐसी ड्रेस जो सबकी कांस्टेंट है, सेम है, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोल देते हैं। जैसे कि स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और इसी के बजाय दूसरे वाले केस, हाँ बोलिए। मतलब प्रेडिक्टेबल होता है यूनिफॉर्म मोशन, तो हमको पता चलेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये कार 0 से 50 मीटर्स तक लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो ये 50 to 100 में भी 20 किलोमीटर पर आवर ही चलेगा। ऐसा Exactly. 150 to 200 में भी 20 किलोमीटर पर आवर ही चलेगा, ऐसा है ना? वही, बिल्कुल बिल्कुल वही। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि किसी भी इंटरवल का आप डेल्टा एक्स ले लो, मान लो इसको डेल्टा एक्स 1 लेते हो, इसको डेल्टा एक्स 2 लेते हो, इसको डेल्टा एक्स 3 लेते हो, और इंटरवल तो डेल्टा टी तो सबका मैंने सेम ही लिया है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो डेल्टा एक्स 1 बाई डेल्टा टी, डेल्टा मैंने बताया पहले डिफरेंस है, डेल्टा एक्स 2 बाई डेल्टा टी, ये सब इक्वल आ रहा है। इससे हमको क्या समझ में आता है, जैसा कि आपने अभी बताया कि स्पीड जो है वो हमारी कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो हमारी कांस्टेंट है। और हाँ, एक और मैं बात बता दूंगा कि अगर वन डायमेंशनल मोशन होगा तो वहां पे डायरेक्शन सेम ही रह रही है, तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, अभी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस कब आता है कि जब वन डायमेंशन को छोड़ के ये सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। और आगे देखो, पर इसमें अगर देखेंगे तो डेल्टा एक्स 1 डेल्टा एक्स 2 अलग अलग आएगा। तो हमको ये बात समझ में आई कि भाई यूनिफॉर्म मोशन में जो v रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट इसमें देखेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आता है कि v जो है इस केस में कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? ओके यस सर। ओके ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल की बात जो आपने बोली थी, प्रिडिक्टेबल तो दूसरा भी हो सकता है,
और पहला भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम हमारे पास कितना डेटा है और क्या कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सारी चीजें हैं या नहीं। बट हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट और स्पीड वेरिएबल। स्पीड कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है, उससे याद रख सकते हैं। और स्पीड वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रही है अगर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अर्थ का मोशन बोल सकते हैं ना सर? किसका मैडम, क्या? प्लैनेट का मोशन, अर्थ का मोशन हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो सन है उसके अराउंड जब अर्थ घूमती है, हालांकि सर्कुलर मोशन है बट ठीक है, इसका घूमने का टाइम है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। हमको कैसे पता चला? क्योंकि हर एक साल में पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमको पता है कि एक साल में पूरा एक चक्कर काट लेते हैं, तो इसीलिए उसका मोशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, क्योंकि तभी तो ये घूम के वापस आ रही है और पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स जो है बिल्कुल ये यूनिफॉर्म मोशन के। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो मैंने कुछ पेपर से जो क्वेश्चंस निकाले हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 2000 जस्ट वेट, हाँ 2000 कब का पेपर है, 14 का पेपर था, फिर उसके बाद 17 का एक था और एक 18 का पेपर था। ये 3 पेपर मुझे मिले। बाकी भी किसी को पेपर मिले तो भेजिएगा, तो फिर उससे क्या है कि हमको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे ओरिएंटेड होकर हम जल्दी से वो स्टडी कर सकते हैं। 2018 का ये पेपर है, तो इसमें से जो क्वेश्चन जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके जो क्वेश्चन है वो मैंने निकाल लिए अलग। बट मैं बस आपको एक बार बता रहा हूँ कि ये वाला पेपर था 2017, 17, 18 एंड 14 3 पेपर थे। तो इन 3 पेपर से जो हमने क्वेश्चन निकाले हैं वो, एक सेकंड, जस्ट वेट, ये ओके। तो जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं वो देखिए। देखिए, जिसके पहला क्वेश्चन है, अब ये शायद 2 मार्क का था, कि एक व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट पाथ कवर्स सम डिस्टेंस इन 15 मिनट्स विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इन 15 मिनट विद यूनिफॉर्म स्पीड एट दिस। तो एवरेज स्पीड निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो जैसे कि जो हमने देखा उस लॉजिक से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। एक स्ट्रेट पाथ है, अब बोला है कि कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बताया नहीं, मान लेते हैं वो डिस्टेंस x है। ठीक है, और इतना बता दिया पर कि 48 किलोमीटर पर आवर में की स्पीड से उसको ट्रेवल किया गया है। तो हमको ये बात पता है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, और अगर v कांस्टेंट है, ठीक है, अगर हमारा v कांस्टेंट है तो हम क्या लगा सकते हैं कि v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो बाय दैट लॉजिक डेल्टा एक्स बराबर v इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो उस लॉजिक से अगर हम इसमें लगाए हैं, तो पहले केस में डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना दिया है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट पे हम स्पेशल ध्यान देंगे, अभी यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 15 मिनट। तो हम सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसआई क्या होता है, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, तो उसके हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करें तो मीटर और सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो 48 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूँ 48 इंटू 1000 किलोमीटर, और आर को मैं लिख दूंगा 3600 सेकेंड्स। मैंने ऐसा कैसे क्यों लिख पाया, क्योंकि 1 किलोमीटर हमको पता है 1000 मीटर होता है, आई होप सबको ये पता ही होगा। और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो उस लॉजिक से अगर हम देखें तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से हो जाएगा 5, 2 से हो जाएगा 18। तो 48 इंटू 5/18, ये मेरे पास आ गया स्पीड। और टाइम जो है 15 मिनट, तो 15 को भी कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो 15 इंटू 60, इसको हम काटेंगे मान लो 6 से तो 3, 6 से किया तो 10, 3 से किया 5, 5 5 25, और 48 इंटू 25 इंटू 10, ऐसा कुछ आ गया। इसको सॉल्व अभी बाद में करेंगे, पहले देखते हैं आगे। अगला क्या बोला है कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं उसको वो वाई डिस्टेंस थी। अच्छा, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इतना, चलो कोई नहीं। जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो वो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें मैं डाल सकता था, पर जैसे कि पहला x मेरे पास ये आ गया है,
इस वाले को मैं डेल्टा एक्स को सिंपल एक्स लिख दूं अगर, तो वो कितना आ गया 48 इंटू 25 इंटू 10। दूसरा जो y है, y भी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसमें भी सेम वही तरह से फॉर्मूला लगेगा। तो आई होप डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ उसको 56 इंटू 5/18 लिख रहा हूँ। 5/18 क्यों, फिर कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 आ रहा है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और मल्टीप्लाइड बाई 15 मिनट्स मतलब 15 इंटू 60। फिर इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 से क्या 10, 3 और 5, तो 56 इंटू 25 इंटू 10 आ गई। 56 इंटू 25 इंटू 10 क्यों हम डाल रहे हैं सर? क्या क्या मैडम? 25 इंटू 10 मुझे मैं बता रहा हूँ मैडम। एक्चुअली मैं इसको पहले मुझे पता है कि इसमें भी कॉमन आएगा, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहता यहाँ पे, इसको एज इट इज रख रहा हूँ मैं। अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरी एक्स्ट्रा मेहनत होगी। अभी आप देखिएगा ये कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म में 25 इंटू 10 है तो वो कॉमन आ जाएगा, तो मेरी मेहनत बच जाएगी। 15 मिनट कितना होता है 30 मिनट, और 30 मिनट मतलब 30/60 मतलब नहीं सॉरी सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 30 मिनट मतलब कितना हो गया 30 इंटू 60 सेकंड्स। तो मेरा आंसर जो आने वाला है ना वो मीटर पर सेकंड में आ रहा है। पता चला मैडम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और ऐसा है ना, समझ नहीं आया? ठीक, हाँ नहीं कोई मैं वापस बता देता हूँ। 40 देखो डेल्टा एक्स क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम आएगा। अब स्पीड मुझे दी हुई है बेसिकली किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मैंने सॉल्व किया तो 1000 मीटर और आर का 3600 सेकंड्स आया, तो 5/18 आ गया। तो 48 इंटू 5/18 तो क्या हो गया, स्पीड हो गई जो कि मैंने इधर लिखी है। उसके बाद रहा टाइम 15 मिनट मतलब 15 इंटू 60। फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इधर 6 से काटा तो 6 से 18 को काटा तो 3, 6 से 60 को काटा तो 10, फिर 3 से 15 को काटा तो 5, तो 48 इंटू 5 इंटू 10 आ गया। तो 5 कितना हो गया 25, तो 25 इंटू 10 मतलब 250 भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है मैडम? सही है, बट सर डायरेक्टली आप ऐसा बोला था डायरेक्टली इफ वी वांट टू सॉल्व, सो 48 प्लस 56 उस समय कैसा लिख सकते हैं सर? x प्लस वाई बाई टाइम, x माइनस वाई बाई टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि ये मेरे को इतना लंबा नहीं करना था, मैं बाद में डायरेक्टली भी कर सकता था ऑफ कोर्स। अब मैं यहाँ से 250 कॉमन ले लूंगा, तो ये 48 प्लस 56 आ जाएगा कॉमन, ये अंदर आ गया, और इधर आ गया 36 इंटू 60, 250 हो गया। तो 48 प्लस वाई बाई टाइम, x प्लस वाई बाई टाइम है सर ये? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना हमको। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो वो हाँ, तो 2 इंटरवल में हो रहा है। तो पहला इंटरवल का मैंने एक बार निकाला x, दूसरे इंटरवल को मैंने बोल दिया y, तो x निकाला y निकाला, दोनों को पुट किया तो टोटल अपॉन टाइम। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो इसमें कॉमन आ गया, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बच गई। ठीक है, तो 48 प्लस 56 हो जाएगा 48, 6, 54 और 104 हो रहा है ये, तो 250 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 60। फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर मीटर पर सेकंड में आया है। और हमेशा ध्यान रखना कि अपने को यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है इसमें। खाली मीटर पर सेकंड आने के लिए आप ये 25 इंटू 10 लिया, सही है ना सर? सो ये लास्ट स्टेप हम ले सकते हैं ऐसा 48 प्लस 56 हम करके इंटू ए भी कर सकते हैं ना सर? 1000 मीटर्स बाई 3600 सेकंड्स, ये भी कर। आप जो बोल रहे हो मैं करके दिखा देता हूँ। मेथड 2 जो आप बोलना चाह रहे हो कि आप ऐसे कह रहे हो कि हम सर ऐसा नहीं कर देते कि लास्ट में कर दें, तो थोड़ा सा उसमें टिपिकलिटी है, थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ। बताता हूँ क्या। जैसे कि मैंने मान लो लिखा x प्लस वाई करना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो जब x निकालोगे तो स्पीड इंटू टाइम करोगे, तो स्पीड मेरी 48 है, पर ये 48 तो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मेरा मिनट में है, तो आर को मैं मिनट से कैसे काटूंगा? नहीं काट सकता। या तो मैं आर को मिनट में कन्वर्ट करूं, या मैं मिनट को आर में कन्वर्ट करूं, या फिर दोनों को सेकंड में कर दूं। और मैंने क्या तरीका अपनाया है, मैंने सबको सेकंड में और सबको किलोमीटर को मीटर में, सबको एसआई यूनिट में या स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, बाकी इससे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे पर्सनली स्पीकिंग अगर मुझे समझाना नहीं होता और मुझे खुद पर्सनली करना होता, तो मैं क्या करता, मैं इसको आर में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि मुझे बहुत ईजी दिख रहा है और ये पता है बहुत आसानी से हो जाता। देखते हैं कि देखना एक बार सब लोग, 48 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको आर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 15/60 हो जाएगा, जो कि 1/4 है, और प्लस इधर हो जाएगा 56 इंटू अगेन 15/60 जो कि 1/4 है। तो वो 1/4 4 से हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1/4
4 से हो जाएगा कितना 14, तो ये टोटल x प्लस वाई आ गया। और टाइम कितना है, टाइम मेरे पास 30 मिनट्स, 30/60 कर दूंगा तो ये हो जाएगा हाफ। तो 12 + 14 हो गया 26, 26 डिवाइड बाई हाफ, हाफ में ऊपर आ जाएगा और आंसर में आ जाएगा 52। बट ध्यान देना ये जो आंसर आया है किस में आया है, ये आंसर आया है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि मैंने आर में कन्वर्ट किया है। तो अभी अगर किसी को कन्वर्ट करना, हाँ मतलब कन्वर्ट तो आपको करना पड़ेगा, या तो देखो जैसे कि सही। मैंने यहाँ पे इस वाले मेथड में किया है, मिनट को आर में कन्वर्ट कर दिया फिर पूरा सॉल्व कर लिया, और इस वाले मेथड में मैंने सबको सेकंड में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन तो जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत यूनिट की होती है सिंपल लेवल पे, हायर लेवल की बात नहीं कर रहा, सिंपल लेवल पे यूनिट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। ये फॉर्मूला तो सब समझ जाते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और वी आर ऑल्सो हियर एज ए स्टूडेंट, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट मिस्टेक कि हम वो गलती करते हैं कि हम यूनिट चेंज कर रहे हैं। तो एग्जाम में सर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो कंपलसरी स्टैंडर्ड यूनिट्स में भी नो करना नो पड़ेगा। नो नो, इसका ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। नो, मेरा क्वेश्चन क्या है, नाउ द आंसर इज 52 किलोमीटर पर हावर इज नॉट अ रॉन्ग आंसर, ये भी सही आंसर ही है, बट यूनिट किलोमीटर पर हावर ही है ना, सो विल दे एक्सपेक्ट आंसर इन मीटर पर सेकंड? इसमें मैडम देखो अभी तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो अभी तो हमको ऑब्जेक्टिव में देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या दिया है। अगर जनरली हम कोई भी आंसर लिखेंगे सही होगा, बट हाँ हम बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई आप ऐसा यूनिट में लिखो, दैट इज बेटर। ये बट हाँ ये बात भी है कि जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो अगर आपने आंसर इसमें दिया तो टीचर इसमें आपके मार्क्स नहीं काट सकता। हाँ यूनिट लिखी होनी चाहिए, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर यूनिट नहीं लिखी है तो हाफ मार्क्स उससे काट लो, ठीक है। मार्किंग स्कीम में ये स्पेशली लिखा होता है, मैंने 12th बोर्ड की भी कॉपी चेक की है बहुत जगह, तो वहाँ पे भी मार्किंग स्कीम जो हमको मिलती है तो उसमें लिखा होता है स्पेशली कि हाफ मार्क्स उसके काट दो अगर यूनिट नहीं लिखी है, ठीक है। यूनिट का अच्छा हाँ मैडम ये 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, तो अभी हम कंटिन्यू करें या फिर ये खत्म करें आज? नहीं सर, हम we will stop here or we will meet whenever you want to meet. I think that is okay with Prajakta ma'am. Prajakta ma'am? Yes ma'am, yes. Okay sir, thank you so much. It was so well prepared and well good. इतना अच्छा actually मुझे समझ, I was just thinking as a 9th grader and इतना अच्छा समझ आया था. Thank you so much sir. हाँ फिर भी मेरी समझाने की स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं हायर ग्रेड जो पढ़ाता हूँ तो 9th-10th को बच्चे को थोड़ा और अच्छे वे में, जैसे आपने पॉइंट्स कुछ बताए, तो ये अच्छी चीज है, हम और डिस्कशन लेके इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर मैं आज यही रखते हैं, फिर आगे कोई भी और लेक्चर होगा उसके बाद फिर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं भी ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। इसको रिकॉर्डिंग करके मैं ग्रुप में अपलोड करके